बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो सबसे हमने पहले ये देखा है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की हमने उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी खसूसियात पढ़ी। अब हमें पता है फर्ज कर लें एक हाइड्रोजन एटम है, एटम के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस, अब उनके आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो कि मुख्तलिफ जो है मदार जो शेल्स में गर्दिश कर रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन शेल्स में है, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस का आइडिया जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उधर से उन्होंने दिया कि रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम के जो अंदर सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल्स में पाए जाते हैं। अब मेन आइडिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या है, उसने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पाए जाएंगे एटम के अंदर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के अंदर कहाँ पर पाए जाएंगे। इसके बारे में आइडिया दिया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम देखते हैं। इसने क्या कहा है, इसने गोल्ड फॉइल्स ली। सबसे पहले इसने क्या करी, गोल्ड फॉइल्स फर्स्ट कर लेंगे, 3 गोल्ड फॉइल्स हैं। आगे इसने इधर लगा दी स्क्रीन लगा दी। अब स्क्रीन की मेन खसूसियत क्या है कि जो भी रेज इसके ऊपर जाएंगी, फर्स्ट कर लें इधर से टकरा रही हैं तो इधर वाले हिस्से में रोशनी पैदा हो जाएगी, शाइनिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि रेज इधर आके टकराएगी। अब इसने क्या किया है कि गोल्ड फॉइल का जो डायमीटर होता है 0.00004 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इतना डायमीटर था गोल्ड फॉइल का। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने गोल्ड फॉइल लेकर उनके आगे स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन में क्या था कि जो भी रेज टकराती थी उसकी शाइनिंग प्रोड्यूस होती, पता चल जाता है कि इधर आकर रेज टकराई। अब इनके ऊपर इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जिसे हीलियम कहते हैं उसकी बूझाड़ की। अब ये देखें कि उसने देखा कि 20,000 रेज उसने गुजारी। उसने देखा कि ज़्यादातर रेज हैं जो है वो सीधी गुजर कर स्क्रीन के ऊपर टकरा रही हैं और वहाँ से क्या हो रहा है, रोशनी पैदा हो रही है। इसने क्या देखा कि ज़्यादातर जो रेज हैं वो न्यूक्लियर एटम के हिस्से से गुजर कर एटम के किसी भी पार्ट से गुजर रही हैं और वो आगे जाकर स्क्रीन के ऊपर शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन उसने देखा कि कुछ रेज हैं जो एटम के सेंटर में से आगे पार नहीं करती, बल्कि उसके साथ टकरा कर वापस मुड़ जाती है। अब उसने देखा कि ये वाली रेज जो टकराती हैं ये अगर सिर्फ एटम के सेंटर में से टकराएं फिर ही ये वापस आती हैं। फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि फर्ज कर एक रेज उसने इधर से गुजारी है, लेकिन वो क्या है, इधर से टकरा कर बजाय सीधे जाने की वो क्या हो रही है, टेढ़ी हो रही है। अब उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये रेज का वापस मुड़ जाना, टेढ़ी हो जाना है, इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। अब उसने फिर कहा कि ये हीलियम के पार्टिकल्स हैं, हीलियम के पार्टिकल के ऊपर प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो उसने कहा कि ये रेज टकराने के बाद या तो वापस बैक जा रही हैं या मुड़ रही हैं, लेकिन ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। अब उसने पॉजिटिव पार्टिकल हीलियम के अल्फा पार्टिकल यूज किए थे। उसने देखा कि ये वाली सेंटर में टकराने के बाद मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि सेंटर वाले हिस्से से इसकी रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन नहीं हो रही। तो इसने कहा है कि दो जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसने कहा कि अगर पॉजिटिव पार्ट इधर से रिपेल हो रहा है तो लाजमी इधर कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है। फिर उसने कहा है कि ये एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये था न्यूक्लियस की डिस्कवरी, मतलब कि न्यूक्लियस के जो एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है एटम के अंदर कहाँ कर पाए जाते हैं उसके बारे में इसने थोड़ा सा आइडिया दिया। इसका अभी इसको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू देखें कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उन्होंने गोल्ड फॉइल्स लिए। अल्फ़ा पार्टिकल को उसने गोल्ड फॉइल में से गुजारा। उसने देखा कि ज़्यादातर रेज जो हैं वो गुजर कर आगे स्क्रीन है उसके ऊपर जाकर टकरा रही हैं और शाइनिंग प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन उसने बाद में देखा कि कुछ रेज हैं जो टकराने के बाद या तो वापस मुड़ रही हैं या अपने रास्ते से हट रही हैं। तो उसने कहा है कि ये रेज वापस क्यों मुड़ रही हैं,
इसका मतलब है कि इसके सेंटर में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। बाद में उसके जहन में ख्याल आया कि ये चीज़ वहाँ पर रुक क्यों नहीं रही। फिर उसने सोचा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव थे, तो लाजमी इसके सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से इसकी उसके साथ रिपल्शन हो रही है और ये रेज आपस में वापस मुड़ रही है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। अब इसकी हम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा पहले क्या है कि उसने 20,000 पार्टिकल गुजारे और जो है सारे के सारे सीधे गुजर के, कुछ जो है वो वापस मुड़े। ये थी उसकी ऑब्जर्वेशन। अब उसने क्या कहा था कि 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ वापस मुड़ रहे हैं जो कि टकरा कर वापस मुड़ रहे हैं। तो इससे उसने फिर आगे रिज़ल्ट दिए। वो रिज़ल्ट्स क्या हैं वो हम अभी देखते हैं कि रिज़ल्ट्स उसने क्या बताए थे। सबसे पहले उसने रिजल्ट ये दिया था कि कुछ पार्टिकल जो है टकरा के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। दूसरा उसने बताया है कि मैंने पहले भी बताया है कि जो रेज टकरा कर वापस मुड़ रही हैं, जो अपने रास्ते से हट रही हैं, इसका मतलब है उसके सेंटर वाले हिस्से से क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। तो अब इसका मतलब है रिपल्शन उससे होगी क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज इस्तेमाल किए तो हमेशा वो सेंटर वाला हिस्सा में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें फिर क्या गया है, इन द सेंटर ऑफ एटम इसने कहा है कि एटम के सेंटर में रिपल्शन शो करती है कि इसके सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तीसरा यह है कि उसने देखा कि रेज जो टकराने के बाद वापस मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है, और वो बड़ी जल्दी से वापस मुड़ रही हैं, बड़ी तेज़ी से मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो सेंटर वाला हिस्सा है बहुत ज़्यादा हार्ड है। द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ वेरी हार्ड। उसने कहा है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ये भी कहा कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसने ज़्यादा जो साइज़ नहीं घेरा बल्कि वो छोटा है, बिल्कुल एटम के सेंटर में मौजूद है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल। एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उसने कहा था कि जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं, लेकिन जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मदार जो शेल्स हैं उनमें गर्दिश करते हैं। जैसे कि फर्ज कर लें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस है, इधर जो शेल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन वो गर्दिश कर रहे हैं, इधर शेल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद इसका जो पॉइंट है, उसने कहा कि कोई भी एक एटम है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब एक एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी ये बात क्या है, न्यूट्रल उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो मकदार है सेम हो, उसको कहते हैं न्यूट्रल।
अब ये देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक हाइड्रोजन के ऊपर एक ही प्लस का चार्ज है और एक ही माइनस का चार्ज है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद क्या है, सेम। एन एटम इज न्यूट्रल। एक एटम जो है वो दरअसल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हम इधर ऊपर लिख लेते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है कि जो भी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, present in nucleus are called nucleons। तो ये था इसका रिजल्ट्स कि एटम बहुत ज़्यादा, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, एटम का जो सेंटर में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब ये एटम जो है एक बाजारी तौर पर न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद जो भी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनको क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। ये थे इसके रिजल्ट्स। और आगे इसके दो ड्रॉबैक्स, मतलब जो इसके ना गलत जो इसने दो इंफॉर्मेशन दी थी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसने कहा था कि एक एटम जो है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी मुसलसल खारिज करता है और वो आखिरकार जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। फर्ज कर लें ये एक न्यूक्लियस है, इसने कहा है एक इलेक्ट्रॉन इधर से अपनी एनर्जी खारिज करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, वो आखिरकार क्या है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। तो फिर जो एटम है वो तबाह हो जाता है। इसके मुताबिक ये था इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली and fall into the nucleus and collapse। तो इसने कहा था जो एटम है वो दरअसल बाद में क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। और दूसरा इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर हम मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो उन्हें रोशनी का जो लाइट का हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन दरअसल जो है एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये भी इसने क्या कहा था, गलत कहा था। मेक्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम but in fact atoms line spectrum। इसके मुताबिक क्या था कि एटम मेक्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट एटम मेक लाइन स्पेक्ट्रम। ये था इसके मुताबिक कोडिंग रदर के मुताबिक ये था कि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लेकिन दरअसल एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते बल्कि वो जो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब इसका जो मटेरियल होगा वीडियो के एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।